अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिकी है, कॉन्सेप्शनल है। अक्सर स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगता है। इस टॉपिक को मैंने अकॉर्डिंग टू CPSP फॉर्मेट तैयार किया है और तमाम प्रीवियस रिकॉल्स को ऐड किया है ताकि आपके लिए आसान हो जाए और हम फोकस्ड स्टडी करें। सबसे पहले डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। ये आपने बात याद रखनी है। इसके अलावा डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि मेल में कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, फीमेल्स में कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से ये डिसऑर्डर्स कैसे हो सकते हैं। इसमें आता है टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसको हम अलग स्टडी करेंगे इन द टॉपिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि 46XY DSD एंड 46XX DSD। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट द 46XX DSD। फीमेल्स में डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स डेवलपमेंट 3 वजह से हो सकते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ गोनैडल डेवलपमेंट के गोनैड्स ही ना बने, यानी ओवरीज ही ना बने। अगर किसी फीमेल में ओवरीज नहीं बनेगी, स्ट्रीक ओवरीज होंगी, रिग्रेस होंगी, तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा। ईस्ट्रोजन रिलीज नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्शुअल फैक्टर्स जो हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं करेंगे। FSH LH का लेवल बॉडी में ज़्यादा होगा और फीमेल को पीरियड्स जो हैं वो नहीं होंगे। प्राइमरी एमेनोरिया होगा और सेकेंडरी सेक्शुअल फैक्टर्स बहुत कम होंगे, पुअर होंगे, और जो होंगे वो भी ईस्ट्रोजन या एंड्रोजन फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड की वजह से होंगे। और AMH का लेवल कम होगा, FSH और LH का लेवल ज़्यादा होगा। ये हमने पहले भी लेक्चर में बात की। इस वक्त ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो जो हम पढ़ेंगे वो है एंड्रोजन एक्सेस और मुलुरियन डक्ट एबनॉर्मलिटीज़। सबसे पहले कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया। इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वजह 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब क्योंकि फीमेल में हो रहा है तो कैरियोटाइप XX होगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल का मस्कुलिनाइज्ड विरिलाइज्ड होगा, जबकि इंटरनल ऑर्गन में यूट्रस और ओवरीज मौजूद होंगे। कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक पाथवे देखेंगे। जब भी हम कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया की बात करते हैं तो आपकी बुक में 3 एंजाइम्स की डेफिशिएंसी लिखी हुई है, 21 हाइड्रोक्सिलेज, 17 हाइड्रोक्सिलेज, 11 हाइड्रोक्सिलेज, कि जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो DSD होगा और कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया होगा। हम ये देखेंगे कि ये कैसे होगा। अब देखिए कि जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में, वो उनमें ये पाथवे हो रहा होता है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि जो कॉर्टिसोल है वो प्रेग्निनोलोन में कन्वर्ट होता है और प्रेग्निनोलोन प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन 21 हाइड्रोक्सिलेज की वजह से डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट होता है और ये 11 हाइड्रोक्सिलेज की मदद से कन्वर्ट होता है इनटू कॉर्टिकोस्टेरॉन और कॉर्टिकोस्टेरॉन कन्वर्ट होता है इनटू एल्डोस्टेरॉन। सो दिस इज द नॉर्मल पाथवे विच इज अकरिंग इन अवर बॉडी। और यही प्रोजेस्टेरॉन साइड बाय साइड 17 हाइड्रोक्सिलेज की मदद से 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट होगा। मीन 17 हाइड्रोक्सिलेज होगा तभी ये स्टेप होगा। और जब 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बनेगा तो वो कन्वर्ट होगा इनटू एंड्रोजन एंड इट विल आल्सो कन्वर्ट with the help of 21 hydroxylase first into deoxycortisol and then with the help of 11 hydroxylase into cortisol. So हमारे एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन्स बना रहे होते हैं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। किसी भी हार्मोन की कमी से, किसी भी एंजाइम की कमी से क्या होगा कि फॉर एग्जांपल 21 हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा। अगर 21 हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा।
आप देख सकते हैं कि 21 हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट्स प्रोजेस्टेरॉन इनटू डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन एंड 21 हाइड्रोक्सिलेज कन्वर्ट्स 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इनटू डीऑक्सीकोर्टिसोल, जो बाद में कन्वर्ट होता है इनटू कॉर्टिसोल। सो अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो बॉडी में एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल की हो जाएगी कमी। अब एड्रिनल ग्लैंड के वो सेल्स जो एंड्रोजन बनाते हैं उनके पास आ जाएगा प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा। वो तमाम के तमाम सेल्स क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रोजन बनाएंगे बिकॉज प्रोजेस्टेरॉन का लेवल उनके पास ज़्यादा आ गया है। तो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाएगी एंड्रोजेंस की, बिकॉज एल्डोस्टेरॉन नहीं बन रहा, कॉर्टिसोल नहीं बन रहा, तो पूरे का पूरा पाथवे डाइवर्ट हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजेंस। सो जो सेल्स एंड्रोजन बना रहे हैं उन पे वर्कलोड हो गया है ज़्यादा, उनका साइज हो जाएगा इंक्रीज। इसे हम बोलते हैं कि एड्रिनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया हो गया है, क्योंकि ये कॉन्जेनिटली है, बिफोर द बर्थ है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। So in congenital adrenal hyperplasia, it can be occur due to the deficiency of any of these three enzymes which are important for us according to exam. 21 हाइड्रोक्सिलेज की deficiency से क्या होगा, सिनेरियो क्या बनकर आएगा, एक फीमेल पैदा हुई है, उसके जो एक्सटर्नल ऑर्गन है वो एम्बिगुअस है, विरिलाइज्ड है या मस्कुलिनाइज्ड है, ये टर्म होगा। और साथ में क्या लिखा होगा कि एल्डोस्टेरॉन की बॉडी में कमी होगी, कॉर्टिसोल की कमी होगी और एंड्रोजेंस की एक्सेस होगी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ 21 हाइड्रोक्सिलेज। जब 21 हाइड्रोक्सिलेज की सीवियर डेफिशिएंसी होती है तो एल्डोस्टेरॉन बिल्कुल भी नहीं बन रहा होता। जब एल्डोस्टेरॉन बिल्कुल भी नहीं बन रहा होता सीवियर फॉर्म में, तो क्या होगा कि एल्डोस्टेरॉन क्या काम होता है, ये बॉडी में सोडियम को रखता है और पोटेशियम को बाहर निकालता है। लेकिन एल्डोस्टेरॉन जब बिल्कुल नहीं होगा तो सोडियम बिल्कुल बॉडी में कम हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, सॉल्ट लूजिंग सिंड्रोम हो जाएगा। तो अगर एक बच्ची पैदा होती है विद सॉल्ट लूजिंग सिंड्रोम, हाइपोटेंसिव है, उसमें हाइपरकैलेमिया है, एम्बिगुअस, मस्कुलाइज्ड या विरिलाइज्ड, इनमें लुकिंग एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो क्या है, ये 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी है। इसमें एड्रिनल ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया क्यों होगा? क्योंकि एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा एंड्रोजन बना रहे हैं, काम की वजह से उनका हो जाएगा हाइपरप्लेजिया। और अक्सर वो एमसीक्यू में पूछते हैं कि जब 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट टेस्ट आप क्या करवाएंगे, क्योंकि सारे का सारा प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देगा 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, तो हम इसका लेवल चेक करवा लेते हैं ब्लड में। तो 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपको ब्लड में बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो कितना आसान है ये। और डेफिनेटिव टेस्ट पूछें तो आप कैरियोटाइपिंग करवाते हैं, कैरियोटाइपिंग करवाएंगे, आपको पता चलेगा इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। और सेकंड हम बात करते हैं 11 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी से क्या होगा कि प्रोजेस्टेरॉन विल कन्वर्ट इनटू डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन बट इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन। और 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी से क्या होगा कि डीऑक्सीकोर्टिसोल कन्वर्ट नहीं होगा इनटू कॉर्टिसोल। सो 11 हाइड्रोक्सिलेज इज सिमिलर लाइक 21 हाइड्रोक्सिलेज। बच्ची पैदा हुई, एक्सटर्नल जेनिटेलिया विरिलाइज्ड है, मस्कुलाइज्ड है या एम्बिगुअस है, पता नहीं चल रहा बच्ची के बच्चा। साथ में आपने ब्लड टेस्ट करवाया तो क्या हुआ, कॉर्टिसोल भी कम है, एल्डोस्टेरॉन भी कम है, जैसा कि 21 में था। लेकिन क्योंकि इसमें क्या होगा कि तमाम का तमाम प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इनटू द एंड्रोजन, तो एंड्रोजन का लेवल होगा ब्लड में ज़्यादा। लेकिन इसमें कोई फ़र्क होता है क्या कि 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन नहीं बन रहा होता, राइट, जबकि 11 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में डीऑक्सीकोर्टिसोल बन रहा होता है, बिकॉज 21 हाइड्रोक्सिलेज तो मौजूद है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन विल कन्वर्ट इनटू डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन, बट 11 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में क्या होगा कि एल्डोस्टेरॉन तो नहीं बन रहा लेकिन डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन बन रहा होता है। आपको याद हो एमबीबीएस लेवल पर हमने ये पढ़ा था कि एल्डोस्टेरॉन
और डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या मिलती जुलती हैं या नियर टू सेम होती हैं। यानी डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन कैन एक्ट लाइक एल्डोस्टेरॉन, वो सोडियम को रिटेन कर सकता है, पोटेशियम को बॉडी से आउट कर सकता है। जबकि डीऑक्सीकोर्टिसोल फंक्शनल नहीं होता जब तक कि वो कॉर्टिसोल में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कन्वर्ट ना हो जाए। जबकि डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन जो कि प्रीमेच्योर फॉर्म है एल्डोस्टेरॉन की, अगर वो बन जाए तो वो एक्ट कर सकता है लाइक एल्डोस्टेरॉन। सो क्या होगा अगर 11 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी है? जब 11 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी होती है तो डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन ज़्यादा बन रहा होता है बिकॉज एल्डोस्टेरॉन नहीं बन रहा होता, और बॉडी में एंड्रोजन ज़्यादा बन रहे होते हैं। तो लाइक 21 हाइड्रोक्सिलेज एंड्रोजन ज़्यादा होंगे, कॉर्टिसोल कम होगा। जब हम एल्डोस्टेरॉन का लेवल चेक करवाएंगे तो एल्डोस्टेरॉन कम होगा, लेकिन पेशेंट हाइपरटेंसिव होगी। क्यों? क्योंकि उसमें डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है या फंक्शनल होता है। क्योंकि ये बन रहा होता है तो पेशेंट हाइपोटेंसिव नहीं होगी। ये इन दोनों में फ़र्क होगा। अब 17 हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशिएंसी से क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन विल नॉट कन्वर्ट इनटू 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट नहीं हो सकेगा इनटू एंड्रोजन, और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो कॉर्टिसोल नहीं बनेगा। अगर बॉडी में एंड्रोजन्स कम होंगे, कॉर्टिसोल कम होगा, तमाम का तमाम प्रोजेस्टेरॉन का पाथवे कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो क्या होगा, बॉडी में एल्डोस्टेरॉन का लेवल हो जाएगा ज़्यादा, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम की रिटेंशन ज़्यादा होगी और पोटेशियम आउट होगा, तो पेशेंट होगी हाइपरटेंसिव। कोई भी फीमेल अगर उसमें एंड्रोजन्स कम है, यानी एड्रिनल ग्लैंड एंड्रोजन्स कॉन्जेनिटली नहीं बना रही, तो ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट बहुत पुअर होगी, और प्यूबर्टी में जाके चीज़ें प्रॉपर डेवलप करेंगी बिकॉज प्यूबर्टी में ओवरीज फंक्शनल होंगी। तो ओवरीज ईस्ट्रोजन जब रिलीज करेंगे और टेस्टोस्टेरॉन, तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स होंगे और प्यूबर्टी में जाकर जो है प्रॉपर कैरेक्टर्स आएंगे। इसीलिए फीमेल की शिकायत ये होगी वो डिलेड प्यूबर्टी के साथ आएगी और प्राइमरी एमेनोरिया के साथ पेशेंट आएगी। लेकिन प्यूबर्टी में जाकर क्या होगा कि पेशेंट को पीरियड्स जो है वो लेट होकर आएंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ओवरीज। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है। In a nutshell, in 17 hydroxylase deficiency, there is a deficiency of androgen, there is deficiency of cortisol, but there is more formation of aldosterone. Patient will present with primary amenorrhea, delayed puberty. ये मैंने एक टेबल सा बनाया है for their comparison. 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में कॉर्टिसोल का लेवल बॉडी में कम होगा, एल्डोस्टेरॉन का लेवल कम होगा, जबकि एंड्रोजन ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से विरिलाइज्ड मस्कुलाइज्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया होगा, यूट्रस और ओवरीज प्रेजेंट होंगे। 11 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में कॉर्टिसोल कम होगा और एंड्रोजन्स का लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सेम पिक्चर होगी जैसा कि 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में है। लेकिन क्योंकि इसमें डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरॉन बन रहा है तो पेशेंट हाइपरटेंसिव होगी। 17 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी में कॉर्टिसोल कम होगा, एंड्रोजन कम होंगे, जबकि एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पेशेंट हाइपरटेंसिव होगी। एंड्रोजन्स के लेवल कम होने की वजह से प्राइमरी एमेनोरिया, डिलेड प्यूबर्टी होगी। 21 हाइड्रोक्सिलेज की डेफिशिएंसी को आपने नहीं भूलना। कॉन्जेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया का जब भी आएगा तो मोस्टली इसी का पूछेंगे। ऑटोसोमल रिसेसिव है ये डिजीज़। अगर सीवियर फॉर्म होगी तो सॉर लूजिंग सिंड्रोम होगा, जिसमें आपने बेबी को मिनरलोकॉर्टिकॉइड और कॉर्टिसोल देना होता है बिकॉज इसमें एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल की कमी होती है। पैदाइश पे आप फर्स्ट टेस्ट क्या करवाते हैं, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करवाएंगे, जिसमें आपको उसका लेवल ज़्यादा मिलेगा। आपने ये बात याद रखनी कि इट इज़ 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जिसका लेवल ज़्यादा होगा। वो अक्सर मुख्तलिफ नाम ले देते हैं, 17 बीटा या 17 हाइड्रोक्सी। तो आपने याद रखना है कि 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। और डेफिनेटिव टेस्ट क्या होता है, कैरियोटाइपिंग, जिसमें पता चल जाएगा कि इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़। अब है मलूरियन एब्नॉर्मलिटीज़। अब हम बात करेंगे कि कैसे मलूरियन एब्नॉर्मलिटीज़ कैन कॉज DST।
फीमेल की बॉडी में 2 ओवरीज होती हैं और मलूरियन डक्ट होती है। मलूरियन डक्ट क्या बनाती है? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स एंड अपर वेजिना। सबसे पहली है मलूरियन एजेनेसिस कि मलूरियन डक्ट ही नहीं है। अगर फीमेल में कॉन्जेनिटली मलूरियन डक्ट ही ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेयर रॉकीटेंस्की कॉस्टर हाउसर सिंड्रोम, यानी MRKH। So in MRKH there is no Mullerian duct, जिसकी वजह से फीमेल में यूट्रस नहीं होगा, फैलोपियन ट्यूब नहीं होगी, सर्विक्स नहीं होगी, लेकिन क्या होगा कि ओवरीज मौजूद होंगी और लोअर पार्ट ऑफ द वेजिना मौजूद होगा। और क्योंकि ओवरीज मौजूद हैं तो इट विल रिलीज ईस्ट्रोजन। बिकॉज ओवरीज मौजूद हैं तो मेच्योर फॉलिकल बनेगा, ईस्ट्रोजन का रिलीज होगा। जब ईस्ट्रोजन का रिलीज होगा तो ब्रेस्ट की फॉर्मेशन होगी और देयर विल बी द प्यूबिक एक्सिलरी हेयर्स, तो सेकेंडरी सेक्शुअल ट्रैक्टर्स जो है वो मौजूद होंगे। आप एग्जामिनेशन करेंगे, अल्ट्रासाउंड पर यूट्रस नहीं होगा और वेजिना क्या होगी? शॉर्ट होगी, ब्लाइंड होगी। अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी पता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि क्या साइन सिम्टम्स होंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है प्राइमरी एमेनोरिया की। ओवरीज मौजूद होती हैं तो सेकेंडरी सेक्शुअल ट्रैक्टर्स मौजूद होंगे। की पॉइंट्स देखते हैं कि कैसे केस सिनेरियो आता है, कैसे MCQ आता है। एक फीमेल आपके पास आई विद प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी सेक्शुअल ट्रैक्टर्स मौजूद हैं, ब्रेस्ट मौजूद है, प्यूबिक एक्सिलरी हेयर्स मौजूद हैं, नॉर्मल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और वो तो आप जब अंदर चेक करेंगे पता चलेगा कि शॉर्ट, नैरो, ब्लाइंड वेजिना है तो वल्वा वगैरह सब नॉर्मल होगा। ओवरीज प्रेजेंट हैं, यूट्रस एब्सेंट है। प्राइमरी एमेनोरिया, यूट्रस एब्सेंट, ब्रेस्ट प्रेजेंट, 3 बातें जो आपके सिनेरियो में होनी है। दैट इज़ द MRKH। MRKH में रीनल ट्रैक्ट एबनॉर्मलिटीज़ को रूल आउट करवाना चाहिए बिकॉज 40% में रीनल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, 15% में तो एब्सेंट किडनी होती है। MRKH में क्योंकि रीनल एबनॉर्मलिटीज़ मिल रही होती हैं तो अक्सर क्या होता है कि पेल्विक किडनी भी मिल रही होती है। तो पेल्विक मैस लिखा हो, प्राइमरी एमेनोरिया लिखा हो, ब्रेस्ट प्रेजेंट लिखा हो, तभी MRKH सोचना है। आप पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे, उसे कहेंगे कि वो माँ नहीं बन सकती, एडॉप्शन का उसे ऑप्शन देंगे। अगर ये डायग्नोज जल्दी हो जाए तो बर्थ के 7 to 10 वीक्स में बेस्ट होता है कि वेजिनल डायलेटर थेरेपी की जाए। अगर वो फेल हो जाए या लेटर एज में आप वेजिनोप्लास्टी करेंगे, मतलब उसकी फीमेल की शादी होगी, शी विल बी रेज्ड एज अ फीमेल, लेकिन बच्चा पैदा नहीं कर सकेगी। In second part we will study DST in males.